हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और ये प्रश्न अभी हाल ही परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं उन्हें शामिल किया गया है इस क्लास में। क्लास शुरू हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे जुड़ी हुई जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851, जिस पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये सारे नोट्स आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। इसके अलावा वन लाइनर में भी नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जितने भी बच्चे पूछ रहे थे सोशियोलॉजी के प्रैक्टिस सेट के लिए, तो ये प्रैक्टिस सेट आ चुका है। इसमें टोटल जो प्रश्न है 1000 दिए गए हैं और इसका जो प्राइस है 150 रुपए है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इसमें आपको प्रैक्टिस सेट टोटल 15 मिल जाएंगे। प्रश्नों की बात की जाए 750 प्रश्न इसमें शामिल है और इसका प्राइस 120 रुपए है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस प्रैक्टिस सेट है तो इसमें 15 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे और इसका जो प्राइस है 99 है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। देखिए यहां तक हो गया था, यहां से शुरू करना है। पुस्तक से संबंधित यहाँ पर पहला यहाँ पर प्रश्न है, व्यू एंड काउंटर व्यू किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक किसकी हो जाएगी? व्यू एंड काउंटर व्यू। ऑप्शंस में है गॉफमैन, ब्लूमर, डीपी मुखर्जी, मीड। व्यू एंड काउंटर व्यू किसके द्वारा लिखी गई है? व्यू एंड काउंटर व्यू किसकी हो जाएगी? डीपी मुखर्जी की है। डीपी मुखर्जी की है। इनकी एक और इंपॉर्टेंट बुक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी करके है, ठीक है। इसके अलावा पर्सनैलिटी एंड द सोशल साइंस करके है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बुक हो जाएंगे और डीपी मुखर्जी की, से याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। पुस्तक से संबंधित है द ट्राइबल इमेजिनेशन किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबिन फॉक्स, डीएन मजूमदार, वेरियर एल्विन हट्टन यहाँ पर विकल्प हैं। द ट्राइबल इमेजिनेशन किसकी हो जाएगी? रॉबिन फॉक्स की। द ट्राइबल इमेजिनेशन किसकी है? रॉबिन फॉक्स की है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रचलित स्वरूप रहा है या कथन है? ऑप्शंस में है टीएल स्मिथ, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकएवरन पेज, रॉबर्ट बेरस्टेट। लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रचलित स्वरूप रहा है या कथन किसका है? किसके द्वारा यह बात कही गई है? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा कही गई है। लघु समुदाय लिटिल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट किसका है? लघु समुदाय लिटिल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट किसका है? रॉबर्ट रेडफील्ड का है, ठीक है। रॉबर्ट रेडफील्ड का ये कॉन्सेप्ट है और लघु समुदाय की 4 विशेषताएं या लक्षण इस तरीके से आता है, ठीक है। 4 विशेषताएं या लक्षण आता है परीक्षाओं में, ये कौन से हैं या कौन से नहीं है? तो पहला हो जाएगा लघुता, दूसरा हो जाएगा विशिष्टता, तीसरा हो जाएगा समरूपता और चौथा हो जाएगा आत्मनिर्भरता, ठीक है। तो ये 4 लक्षण या विशेषताएं लघु समुदाय से संबंधित रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा बताई गई हैं। अच्छा, कहां पर अध्ययन करके इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था? मैक्सिको के चानकोम गांव पर, ठीक है। मैक्सिको के चानकोम गांव पर इनका अध्ययन था, वहां पर अध्ययन करके इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। लघु समुदाय को जन्म से मृत्यु तक का प्रबंधन कहा था। लघु समुदाय, इस तरीके से प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। लघु समुदाय जन्म से मृत्यु तक का प्रबंधन है, ठीक है। और गांव लघु समुदाय का उदाहरण है, ये भी कहने वाले रॉबर्ट रेडफील्ड हैं, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन बी होगा सही। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसने अपराध का कारण व्यक्ति की आत्मधारणा को माना? ऑप्शंस में है हॉवर्ड बेकर, एल्फ्रेड एडलर, हट्टन, रेकलेस। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इनमें से किसने अपराध का कारण व्यक्ति की आत्मधारणा को माना है? यहाँ पर सही होगा रेकलेस, ठीक है। रेकलेस होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रेकलेस। रेकलेस ने आत्मधारणा और नियंत्रण का सिद्धांत दिया था।
आत्मधारणा व नियंत्रण का जो सिद्धांत है ये रेकलस के द्वारा दिया गया है। और इन्होंने कहा था अनुकूल आत्मधारणा व्यक्ति को कानून पालन की ओर लेकर जाती है और प्रतिकूल आत्मधारणा जो होती है यह आपराधिक व्यवहार की ओर व्यक्ति को लेकर जाती है। हॉवर्ड बेकर की बात की जाए, ठीक है, हॉवर्ड बेकर ने लेबलिंग थ्योरी दी थी। आपने देखा होगा परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है लेबलिंग थ्योरी, ये किसका कॉन्सेप्ट है? हॉवर्ड बेकर का है। और ये अपराध से संबंधित है इनका, ठीक है, अपराध से संबंधित सिद्धांत दिया है। अपराध से संबंधित ये इनका सिद्धांत है, इसे याद रखिएगा। और सदरलैंड का एक आता है कि अपराधी जो अपराध है वो क्या है? एक सीखा हुआ व्यवहार है, ठीक है, अपराध एक सीखा हुआ व्यवहार इस तरीके से आता है। तो ये सदरलैंड के द्वारा बात कही गई है। अपराध सीखा हुआ व्यवहार है, ये कहना किसका है? सदरलैंड का। तो यहां पर रेकलेस होगा, ऑप्शन डी यहां पर राइट है। प्रश्न है शक्ति तथा प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा के आधार पर परिस्थिति की परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है? ऑप्शंस में है लिंटन, वेबर, किम्बॉल, यंग, फिचर। शक्ति तथा प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा के आधार पर परिस्थिति की परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी? लिंटन, वेबर, किम्बॉल, यंग, फिचर यहाँ पर ऑप्शंस है। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? विकल्प यहाँ पर सी किम्बॉल यंग होगा, ठीक है, ऑप्शन सी किम्बॉल यंग है। शक्ति तथा प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा के आधार पर परिस्थिति की परिभाषा किम्बॉल यंग ने दी है। और बात की जाए स्टेटस एंड रोल, यहाँ पर अभी देखने को मिला ही है तो इसके बारे में भी जान लीजिए, ऑप्शन में लिंटन है भी। तो परिस्थिति एवं भूमिका की बात करें, स्टेटस एंड रोल की बात करें तो सबसे पहले या ये जो अवधारणा है, ठीक है, इसके जनक पूछे जाते हैं, कौन है? तो रॉल्फ लिंटन है। एक पूछा जाता है प्रश्न परिस्थिति एवं भूमिका का सबसे पहले व्यवस्थित वर्णन, ठीक है, सबसे पहले व्यवस्थित वर्णन किसने किया है? तो उसमें भी रॉल्फ लिंटन का नाम आता है, ठीक है, रॉल्फ लिंटन का नाम आता है। रॉल्फ लिंटन ने स्टेटस एंड रोल की बात अपनी किस पुस्तक में की है? बुक से जुड़ा हुआ भी है, तो द स्टडी ऑफ मैन में की है, ये याद रखिएगा। अच्छा, द स्टडी ऑफ मैन कब आती है? 1936 में आती है, ये भी एक प्रश्न आता है। परिस्थिति के दो प्रकार, एक प्रश्न आता है, परिस्थिति के दो प्रकार प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति किसके द्वारा बताए गए हैं? प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति ये किसने बताए हैं? एक ये भी प्रश्न आता है। तो प्रदत्त परिस्थिति जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है, जैसे कि जाति, लिंग हो जाएगा। और अर्जित परिस्थिति योग्यता से व्यक्ति प्राप्त करता है, पढ़ लिख करके वो आईएएस ऑफिसर, टीचर बन रहा है, तो ये अर्जित परिस्थिति में आएगा। और न केवल प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति की बात रॉल्फ लिंटन ने की है, बल्कि इन दोनों में, ठीक है, दोनों में अंतर भी लिंटन ने ही किया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर याद रखिएगा, किम्बॉल यंग, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है दलित इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दलित इन मॉडर्न इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? एसएम माइकल के द्वारा। ऑप्शन सी यहां पर होगा सही, ठीक है, एसएम माइकल यहां पर सही है। प्रश्न है फैशन वे लोक रीतियां हैं जो केवल थोड़े समय तक जीवित रहती हैं या तर्क है? ऑप्शंस में है टॉट, समनर, किम्बॉल यंग, लुनबर्ग। फैशन वे लोक रीतियां हैं जो केवल थोड़े समय के लिए ही जीवित रहती हैं, यह तर्क किसका है? यहाँ पर लुनबर्ग हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लुनबर्ग यहाँ पर सही है। प्रश्न है निम्न में से किसने यह माना कि धर्म मनुष्य एवं समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण रहा है? ऑप्शंस में है क्रोबर, मैलिनोवस्की, दुर्खेम, टाइलर। धर्म मनुष्य एवं समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण रहा है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर सही होगा मैलिनोवस्की, ठीक है, मैलिनोवस्की होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। व्यक्तिवादी प्रकारवादी ये कहलाते हैं। व्यक्तिवादी प्रकारवादी कौन इस तरीके से पूछा जाता है तो याद रखिएगा मैलिनोवस्की है। और मैलिनोवस्की ने धर्म और जादू को, धर्म प्लस जादू को पवित्र कहा था। धर्म जादू पवित्र है, विज्ञान को अपवित्र कहा था।
मेलानोव्स्की ने। और जादू की बात की जाए तो जादू के दो प्रकार बताए थे, काला जादू और सफेद जादू। ठीक है, काला जादू और सफेद जादू, ब्लैक मैजिक एंड व्हाइट मैजिक की बात मेलानोव्स्की ने की है। जो ब्लैक मैजिक होता है, काला जादू है, इसमें क्या होता है, दूसरों को हानि पहुंचाने, कष्ट पहुंचाने के लिए जो किया जाता है वो ब्लैक मैजिक में आएगा, और दूसरों की भलाई, उसके कल्याण के लिए जो किया जाता है उसे क्या कहेंगे, सफेद जादू कहेंगे। तो इतनी बातें आपको जो बताई गई हैं मेलानोव्स्की से जुड़ी हुई, इन्हें याद रखिएगा। इस तरीके से प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, अनुकूलन एवं विचलन एक ही पैमाने के दो छोर के रूप में किसने माना। अनुकूलन एवं विचलन को एक ही पैमाने के दो छोर के रूप में किसने माना है। ऑप्शंस में है दुर्खीम, मर्टन, पार्सन्स, क्रोबर। दुर्खीम, मर्टन, पार्सन्स, क्रोबर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा। सही यहाँ पर रॉबर्ट किंग मर्टन होगा, विकल्प बी होगा। ठीक है, रॉबर्ट किंग मर्टन होगा, यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, विचलन की बात करें तो ये जो मूल अवधारणा है विचलन की वो किसकी है, दुर्खीम की। और मर्टन ने क्या कहा था कि मर्टन कहते हैं सोसाइटी में ही, समाज में ही विचलन के जो कारण होते हैं, रीजन होते हैं, वो छिपे रहते हैं। इस तरीके से आता है प्रश्न की समाज में विचलन के गुण छिपे होते हैं, ये किसका कहना है। समाज में विचलन के गुण छिपे होते हैं, विचलन के गुण या कारण, ठीक है, छिपे होते हैं, ये किसका है, ये मर्टन का कहना है, ये याद रखिएगा। और विचलन की ये जो मूल अवधारणा है, ठीक है, मूल अवधारणा विचलन की है, ये किसकी है, ये दुर्खीम की है। ठीक है, ये मूल अवधारणा विचलन की किसकी है, दुर्खीम की, याद रखिएगा। दुर्खीम ने किस पुस्तक में विचलन की बात की है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये इनकी पुस्तक है। इसमें सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत भी दिया था, और विचलन की भी बात इस पुस्तक में दुर्खीम ने की है। ठीक है, और इन्होंने कहा था दुर्खीम ने कि समाज में अनिवार्य रूप से जो विचलन है या एनोमी है कहें, तो ये समाज में अनिवार्य रूप से पाई जाती है, बस मात्रा का अंतर होता है। किसी समाज में ज्यादा देखने को मिलेगी, किसी समाज में कम देखने को मिलेगी। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन तर्क देता है कि जातियां सामाजिक वर्गों के विशिष्ट स्वरूप है जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाजों में पाई जाती है। ऑप्शंस में है क्रोबर, श्रीनिवास, एफ.जी. बेली, डेनियल लर्नर। जातियां सामाजिक वर्गों की विशिष्ट स्वरूप है जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाजों में पाई जाती हैं। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, विकल्प ए क्रोबर यहाँ पर राइट है। ठीक है, ऑप्शन ए क्रोबर यहाँ पर सही है। प्रश्न है, किसने कहा है कि मानव मस्तिष्क के मूल लक्षण सामाजिक संरचना के संभव प्रकारों का निर्धारण करते हैं। ऑप्शंस में है लेविस्ट्रॉस, जे पॉल, जीपी मर्डॉक, एसएफ नाडेल। मानव मस्तिष्क के मूल लक्षण सामाजिक संरचना के संभव प्रकारों का निर्धारण करते हैं, यह बात किसके द्वारा कही गई है। यहाँ पर राइट आंसर लेविस्ट्रॉस हो जाएगा। लेविस्ट्रॉस ने संरचनावाद की बात की थी। ठीक है, संरचनावाद की बात किसने की थी, लेविस्ट्रॉस ने की थी। और प्रश्न आता है एक भाषाई संरचनावाद का। ठीक है, भाषाई संरचनावाद का पूछा जाए, भाषाई संरचनावाद की बात किसने की है, तो यहाँ पर सोसरे होगा। भाषाई संरचनावाद की किसने बात की है, सोसरे ने की है। और सांस्कृतिक संरचनावाद की बात आती है, सांस्कृतिक संरचनावाद की बात आती है तो सांस्कृतिक संरचनावाद की बात किसने की है, बोर्दियो ने की है, ये याद रखिएगा। सांस्कृतिक संरचनावाद की बात बोर्दियो ने की है। और संरचनाकरण की बात अगर आती है, संरचनाकरण की बात ये गिडेंस ने की है। ठीक है, संरचनाकरण की बात किसने की है, गिडेंस ने की है उत्तर संरचनावाद में। ठीक है, उत्तर संरचनावाद में देरेदा का नाम आता है, उत्तर संरचनावाद में देरेदा का नाम आता है। इतने जो फैक्ट्स आपको बताए गए हैं इन्हें याद रखिएगा। संरचनावाद लेविस्ट्रॉस ने बात की है, भाषाई संरचनावाद में नाम आता है सोसरे का, सांस्कृतिक संरचनावाद में बोर्दियो का आता है, संरचनाकरण में गिडेंस का आता है, उत्तर संरचनावाद में देरेदा का नाम आता है। और इसके अलावा नातेदारी अणु की बात, ठीक है, नातेदारी अणु का जो कॉन्सेप्ट है ये किसका है, तो ये कॉन्सेप्ट ही नातेदारी अणु का जो कॉन्सेप्ट है ये भी जो है लेविस्ट्रॉस का दिया गया है। ठीक है, लेविस्ट्रॉस ने ये कॉन्सेप्ट भी दिया है। लेविस्ट्रॉस का कहना था, इन्होंने जो जब सोशल स्ट्रक्चर की बात की है, सामाजिक संरचना की बात की है, तो उसे नातेदारी संरचना के आधार पर समझाने की बात की है। सामाजिक संरचना को नातेदारी संरचना के आधार पर समझाने की बात की है लेविस्ट्रॉस ने। और लेविस्ट्रॉस कहते हैं
जो सामाजिक संरचना है उसका साइज, सामाजिक संरचना का जो आकार है, संरचना है, ये चाहे जितनी ही छोटी क्यों ना हो, उसमें 4 मूलभूत संबंध अवश्य पाए जाते हैं। 4 मूलभूत संबंध अवश्य पाए जाते हैं और ये 4 मूलभूत संबंध इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर जानना कौन कौन से हैं, प्रश्नों में परीक्षाओं में आ जाता है। भाई बहन है, ठीक है, भाई बहन का संबंध हो जाएगा, पति पत्नी का संबंध, पति पत्नी का संबंध हो जाएगा, पिता पुत्र का हो जाएगा, ठीक है, पिता पुत्र का हो जाएगा, और एक हो जाएगा मामा भांजे का, मामा भांजे के बीच में जो संबंध होता है, भाई बहन के बीच संबंध, पति पत्नी के बीच संबंध, पिता पुत्र के संबंध और जो मामा भांजे के बीच संबंध है, ये 4 मूलभूत संबंध नातेदारी अणु की बात करते हैं कि सामाजिक संरचना का आकार कितना ही छोटा क्यों ना हो, 4 मूलभूत संबंध जरूर पाए जाते हैं। नातेदारी अणु का जो कॉन्सेप्ट है लेवी स्ट्रॉस के द्वारा दिया गया है। इतनी जो बातें आपको बताई गई इन्हें ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है यह किसका कथन है कि भारतीय इतिहास की संपूर्ण प्रक्रिया दर्शाती है कि जनजातीय तत्व समान समाज के साथ एक हो रहे हैं। ऑप्शंस में है रेडक्लिफ ब्राउन, डीडी कौशाम्बी, एसएस सरकार या फिर इनमें से कोई भी नहीं। भारतीय इतिहास की संपूर्ण प्रक्रिया यह दर्शाती है कि जनजातीय तत्व समान समाज के साथ एक हो रहे हैं। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? डीडी कौशाम्बी, ठीक है, डीडी कौशाम्बी होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है भारतीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम ने अमीर और गरीब के बीच अंतर को विशाल कर दिया है, जिसका हानिकारक परिणाम निम्न हुआ है। ऑप्शंस में है किसानों द्वारा आत्महत्या, किसानों की धनाढ़ता, किसानों का विकृषिकीकरण, किसानों का विकृषिकीकरण तथा आत्महत्याएं। यहाँ पर किसानों का विकृषिकीकरण और आत्महत्याएं होगा, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है ग्रामीण समाज के अध्ययन में गुट शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शंस में है ऑस्कर लेविस, एस.सी. दुबे, रेमंड फर्थ या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ग्रामीण समाज के अध्ययन में गुट शब्द का उपयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? ऑस्कर लेविस के द्वारा, ठीक है, ऑस्कर लेविस के द्वारा किया गया था गुट शब्द का प्रयोग भी और गुट समाज की अवधारणा भी। याद रखिएगा, गुट समाज की अवधारणा भी पूछा जाता है, तो गुट समाज की अवधारणा भी ऑस्कर लेविस द्वारा ही दी गई है। रामपुर पर अध्ययन करके इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, रामपुर पर अध्ययन करके इन्होंने गुट समाज की अवधारणा दी थी ऑस्कर लेविस ने। उन्होंने कहा था नातेदारी संधि की बात की थी, जिसमें लोग आपस में एक दूसरे की सहायता और मदद करते हैं समय समय पर। अब ये सहायता मदद कब देखने को मिलती है? जब किसी का जन्म होता है, विवाह समारोह या किसी की मृत्यु हो जाए, तो उसमें एक दूसरे की लोग मदद करते हैं, ठीक है। तो नातेदारी संधि की बात किसके द्वारा की गई है? ऑस्कर लेविस के द्वारा। गुट समाज का शब्द, गुट समाज का कॉन्सेप्ट, या हम कहें कि गुट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ऑस्कर लेविस ने। कहां पर अध्ययन करके गुट समाज की अवधारणा दी है? रामपुर पर अध्ययन करके, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, शिक्षा का निजीकरण निम्न में से किसका परिणाम है? ऑप्शंस में है नगरीकरण, वैश्वीकरण, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का विकास, जनसंख्या में वृद्धि। शिक्षा का निजीकरण इनमें से किसका परिणाम है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर वैश्वीकरण हो जाएगा, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा, ठीक है, वैश्वीकरण यहाँ पर सही है। प्रश्न है किसने तर्क प्रस्तुत किया कि दंड अपराध की सामाजिक प्रतिक्रिया है या न केवल अपराध के आपराधिक तथा समान भयोपरीति के लिए प्रतिशोध का कार्य करती है, परंतु आपराधिक गतिविधियों पर आपत्ति भी बनाए रखती है? ऑप्शंस में है मर्टन, पार्सन्स, दुर्खीम, कोजर। सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर हो जाएगा दुर्खीम, ठीक है, दुर्खीम होगा, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है किसका कथन है कि जिन समाजों में अत्यधिक या अत्यंत कम विनिमय या एकीकरण होता है उनमें आत्महत्या की दरें अधिक होंगी? ऑप्शंस में है पार्सन्स, वेबर, दुर्खीम, मर्टन। जिन समाजों में अत्यधिक या अत्यंत कम विनिमय या एकीकरण होता है उनमें आत्महत्या की दरें ज्यादा होंगी, यह बात किसके द्वारा कही गई है? दुर्खीम के द्वारा कही गई है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। द सुसाइड करके इनकी पुस्तक है और ये 1897 में आती है। 4 प्रकार के आत्महत्याओं की बात की है। अहमवादी आत्महत्या, अहमवादी आत्महत्या हो जाएगी, परार्थवादी आत्महत्या हो जाएगी,
ठीक है, परार्थवादी आत्महत्या हो जाएगी, प्रतिमानहीनतावादी, और भाग्यवादी आत्महत्या। और आत्महत्या को व्यक्तिगत क्रिया नहीं बताया था, बल्कि आत्महत्या को सामाजिक क्रिया, सोशल फैक्ट बताया था। सोसाइटी में ही कुछ ऐसे रीजंस होते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिसकी वजह से व्यक्ति आत्महत्या करता है, ये दुर्खिम का कहना था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, यह किसका विचार है कि जाति तथा अस्पृश्यता हिंदुओं को समुदाय के रूप में क्रिया करने नहीं देते? डेविड हार्टिमैन, लुइस ड्यूमो, बी आर अम्बेडकर, एम एन श्रीनिवास, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। जाति तथा अस्पृश्यता हिंदुओं को समुदाय के रूप में क्रिया करने नहीं देते हैं, यह बात किसके द्वारा कही गई है? डेविड हार्डीमैन, लुइस ड्यूमो, बी आर अम्बेडकर, एम एन श्रीनिवास। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑप्शंस हैं, यहाँ पर सही होगा बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर होगा, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किस प्रकार की निर्धनता से कुछ समूहों की जीवन यापन की स्थितियों तथा जीवन यापन की उन स्थितियों जो अधिकांश जनसंख्या को प्राप्त है के बीच का अंतर का मापन इससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शंस में यहाँ पर है प्रवर्तन की निर्धनता, निर्धनता की संस्कृति, सापेक्ष निर्धनता, पूर्ण निर्धनता। बताइए सही क्या होगा? यहाँ पर सापेक्ष निर्धनता होगा। ठीक है, सापेक्ष निर्धनता होगा। निर्धनता की संस्कृति, ये जो कॉन्सेप्ट है ये ऑस्कर लेविस के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ऑस्कर लेविस ने निर्धनता की संस्कृति का कॉन्सेप्ट दिया था। प्रश्न है, उत्तर संरचनावाद के संदर्भ में किसने तर्क दिया कि स्टेज पर जो कुछ होता है वह उसी को प्रतिरूपित करता है जो वास्तविक जीवन में होता है? ऑप्शंस में है फूको, गिडेंस, देरिडा, लेमर्ट। उत्तर संरचनावाद के संदर्भ में किसने यह तर्क दिया कि स्टेज पर जो कुछ होता है वह उसी को प्रतिरूपित करता है जो वास्तविक जीवन में होता है? यहाँ पर सही होगा देरिडा। ठीक है, देरिडा होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। उत्तर संरचनावादी है देरिडा, यहाँ पर सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, निम्न में से कौन अपनी पुस्तक डिस्ट्रक्शन में अपनी जो अवधारणा है इसमें भाषा को अव्यवस्थित तथा अस्थिर समझते हैं? देरिडा, गॉडलियर, फूको, गारफिंकल। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ पर सही होगा देरिडा। ठीक है, देरिडा है, यहाँ पर ये इनका कॉन्सेप्ट रहा है। प्रश्न है, किसने भारतीय संस्कृति की विविधताएं स्पष्ट की हैं और डाइवर्सिटीज नामक पुस्तक लिखी? आर के मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, जीएस घुरिये, एस सी दुबे। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। भारतीय संस्कृति की विविधताओं को स्पष्ट किया और डाइवर्सिटीज, ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर डीपी मुखर्जी हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम हिंदू विवाह के बहिर्विवाह नियम को प्रभावित करता है? विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम 1956। बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदू विवाह अधिनियम 1955। ठीक है, विकल्प यहाँ पर बी होगा सही। प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत में संयुक्त परिवार पर औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के प्रभाव का अध्ययन किया है? ऑप्शंस में है एम एस गोरे, एम एन श्रीनिवास, जी एस घुरिये, इरावती कार्वे। भारत में संयुक्त परिवार पर औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के प्रभावों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? एम एस गोरे, एम एन श्रीनिवास, जी एस घुरिये, इरावती कार्वे। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर हो जाएगा एम एस गोरे। ठीक है, एम एस गोरे होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। एम एस गोरे की एक इंपॉर्टेंट बुक है अर्बनाइजेशन एंड फैमिली
अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज, ठीक है। और ये आती है 1968 में। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज करके ये पुस्तक है, और ये कब आती है? 1968 में आती है। ये MS गोरे की बुक है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, कास्ट, क्लास एंड पावर किसकी है? आंद्रे बेते, SC दुबे, मैक्स वेबर, CR मिल्स। कास्ट, क्लास एंड पावर किसकी है? कास्ट, क्लास एंड पावर किसकी हो जाएगी ये बुक? कास्ट, क्लास एंड पावर आंद्रे बेते की। आंद्रे बेते की ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। और आंद्रे बेते ने भारतीय सामाजिक स्त्रीकरण के, ठीक है, भारतीय सामाजिक स्त्रीकरण के 3 आधार बताए थे। भारतीय सामाजिक स्त्रीकरण के 3 आधार बताए थे, और ये 3 आधार कौन से हैं? जाति है, वर्ग है और शक्ति है, ठीक है। यही है इनकी कास्ट, क्लास एंड पावर। कास्ट, क्लास एंड पावर, जाति, वर्ग, शक्ति, ये 3 आधार भारतीय सामाजिक स्त्रीकरण के बताए थे। और वेबर क्या, ठीक है, मैक्स वेबर का जो सामाजिक स्त्रीकरण का जो 3 आयाम है, या सामाजिक स्त्रीकरण का वेबर का जो बहुआयामी सिद्धांत था, उसका प्रयोग भारतीय संदर्भ में आंद्रे बेते ने किया था। और भारतीय सामाजिक स्त्रीकरण के ये 3 आधार आंद्रे बेते के द्वारा बताए गए थे। आंद्रे बेते को भारत का मैक्स वेबर कहा जाता है। भारत का मैक्स वेबर कौन है? कौन है? आंद्रे बेते, ठीक है, आंद्रे बेते को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, एक विशिष्ट सामाजिक पद प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार करता है उसे भूमिका कहते हैं। किसने भूमिका को इस तरीके से परिभाषित किया है? ऑप्शंस में है ऑगबर्न एंड निमकॉफ, हॉटन हंट, मजूमदार, किंग्सले डेविस। एक विशिष्ट सामाजिक पद प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार करता है उसे भूमिका कहते हैं। भूमिका को इस तरीके से परिभाषित करने वाले कौन है? हॉट एंड हंट है। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा, ठीक है। विकल्प बी यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। प्रश्न है, एलिनेशन एंड फ्रीडम, द फैक्ट्री वर्क्स एंड हिज इंडस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? रॉबर्ट ब्लूनर, हर्बर्ट मॉर्क्यूस, आंद्रे गोड्स, सी राइट मिल्स। यहाँ पर ऑप्शंस है एलिनेशन एंड फ्रीडम, द फैक्ट्री वर्क एंड हिज इंडस्ट्री। ये किसकी पुस्तक है? रॉबर्ट ब्लोनर की है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर किसके द्वारा लिखी गई है? ऑगमन एंड निमकॉफ, विसेंट मिलर, पीटर वर्सले, कॉल पोलाइनी। अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर किसकी है? अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर विसेंट मिलर की है, ठीक है, विसेंट मिलर की है। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, गृहविहीन होना सामाजिक बहिष्करण का सबसे निम्न स्वरूप है, यह कथन किसका है? अमृत सेन, A.G. फ्रैंक, एंथोनी गिडेंस, हर्बर्ट गेंस। यहाँ पर ऑप्शंस है। गृहविहीन होना सामाजिक बहिष्करण का सबसे निम्न स्वरूप है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? एंथोनी गिडेंस के द्वारा। एंथोनी गिडेंस, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किस विद्वान ने सेक्स से जुड़े मतभेदों को 3 स्तरों में बांटा है? प्राथमिक मतभेद, माध्यमिक मतभेद और तृतीयक मतभेद। ऑप्शंस में है अनिरुद्ध देशपांडे, हैवलॉक एलिस, करोल पैटरमैन, ब्रेडले यहाँ पर दिए गए हैं। तो सेक्स से जुड़े मतभेदों को 3 स्तरों में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक मतभेद में विभाजन करने वाले कौन है? हैवलॉक एलिस है, ठीक है, हैवलॉक एलिस है। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।